हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्जेट। आज हम करने जा रहे हैं 2024 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं। एंड सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज we water the soil but it reaches the topmost leaves of the plant. Explain in brief the process. कह रहा कि जब भी हम प्लांट्स को या हम जब सॉइल में पानी डालते हैं तो वो पानी प्लांट्स तक पहुंच जाता है, वो कैसे पहुंचता है वही चीज पूछ रहे। ठीक है, अब हमने जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं तो वहां पे हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, फ्लोएम जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जाइलम जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि सॉइल में से टॉपलेस लेयर पे जो पानी है वो कैसे जाए, बिकॉज ऑफ जाइलम। जाइलम का जो काम है रूट से प्लांट के लीव्स तक उसकी सारी टॉप जो प्लांट का टॉप पार्ट है वहां तक पानी लेने का काम किसका है, वाटर लेने का काम किसका है, वो है हमारे जाइलम का। ठीक है, बात करते हैं जाइलम की। जाइलम से अब कैसे जाएगा? ठीक है, जाइलम से पानी जाता है, जाइलम वेसल्स जो प्रेजेंट रहती हैं, जाइलम जो वेसल्स प्रेजेंट रहेगी वो रूट से लेके टू एपिकल पार्ट तक, एपिकल पार्ट तक प्लांट के एपिकल पार्ट तक पानी को ले जाने का, वाटर को ले जाने का काम किसका होता है? जाइलम वेसल्स का। अब रूट टू एपिकल पार्ट में जाता कैसे वाटर? वो जाता है आपका विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर एंड ट्रांसपोर्टेशन। रूट प्रेशर में क्या होता है? एक फोर्स लगता है जो वाटर को रूट से एपिकल पार्ट तक ले जाता है। एक ऐसा फोर्स जो प्लांट पे लगता है, जो जाइलम वेसल्स पे लगता है, जो रूट से वाटर को टॉप लीव्स तक लेके जाने का काम करता है। ठीक है, इट इज अ फोर्स। ठीक है, जो एपिकल पार्ट तक लेके जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन मतलब वाटर का वाटर वेपर में बदल जाना। वाटर वेपर में लीव्स क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है कि वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और रूट प्रेशर में होता है कि रूट से लेके एक ऐसा फोर्स लगेगा जो रूट से पानी ले जाएगा, क्योंकि हमें अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो अपवर्ड अगर आपको अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो आपके लिए फोर्स लगना चाहिए, आपको फोर्स लगाना है, क्योंकि जाइलम का मूवमेंट क्या होता है? इट इज अपवर्ड मूवमेंट। आपको रूट से लेके पूरे एपिकल पार्ट तक अपनी लीफ तक पानी लेके आना, तो इट इज एपिकल मूवमेंट। एपिकल मूवमेंट में फोर्स लगाना पड़ता है, तो एक रूट प्रेशर लगता है जो रूट से लेके लीव्स तक वाटर को लेके जाता है। वहां से भी ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होगी, तो वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करके लीव से बाहर निकल जाता है पानी, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, दो प्रोसेस की रहेगी मेन, जो रूट प्रेशर ट्रांसपोर्टेशन, उसके थ्रू ही जाइलम क्या करेगा? पानी को लेके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट टू constituents of central nerve system. How are these components from protect from injuries? कौन से ऐसे दो constituents है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बताना है। तो सिंपल सी बात है, जब हमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में है, आपके बायो के चैप्टर है, तो वहां पर हमने दो बेसिक चीजें पढ़ी थी। सीएनएस पूरा उसी से मिलकर बना हुआ, जो मेन पार्ट है वो पहला है आपका ब्रेन, सेकंड आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पहला आपका आता है ब्रेन, सेकंड आपका आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो अब लिस्ट तो हो गई, यहाँ पर आंसर पूरा हो गया कि नर्वस सिस्टम के बारे में। कह रहा हाउ आर दीज कंपोनेंट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरीज? ये कैसे प्रोटेक्टेड रहते हैं इंजरीज? अब जो ब्रेन है आपका, ब्रेन आपका रहता है
एक बोनी बॉक्स है, बोन से बना हुआ, उसको कहते हैं बोन से प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं क्रेनियम, जिससे जिससे हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। सेकेंड आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपकी रहती है वर्टिब्रल एक कॉलम है, ये भी एक बोनी बॉक्स है, इससे आपका कवर अप रहता है स्पाइनल कॉर्ड। तो क्रेनियम से रहता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से रहता है वर्टिब्रल कॉलम। अब जो आपका ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, ये इसमें एक फ्लूइड, ये ना एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, वो एक फ्लूइड होता है, ठीक है। एक ऐसा है जो बलून लाइक स्ट्रक्चर जो फ्लूइड है एक, ठीक है, जो क्या है एक फ्लूइड है, उस वो इनको प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी से या कोई भी दिक्कत होगी तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम भी इसी का होता है। इसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या इसको मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम CSF भी बोलते हैं, इसी को हम CSF भी बोलते हैं। और एक फ्लूइड होता है जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, ये हमारा जो प्रोटेक्शन का काम है उसी का है। एंड ब्रेन को बोनी बॉक्स क्रेनियम प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, और दोनों को क्या कहते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो फ्लूइड होता है सेरिब्रोस्पाइनल, वो प्रोटेक्शन का काम करता है, जिसको हम CSF भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज name and explain the phenomena of light due to which the path of beam of light becomes visible when it enters a smoky filled room through a small hole. Also state the dependence of color of the light we receive on the size of the particle of the medium through which the beam of light pass. देखिए एक ऐसा फिनोमेना बताओ जब एक लाइट एक स्मोकी फील्ड पे कहीं भी उस पर पड़ती है, बीम ऑफ लाइट, एक छोटी सी लाइट एक किसी होल से एक लाइट आ रही है, तो एक स्मोकी फील्ड रूम में एक स्मोकी फील्ड प्रोड्यूस होता है। स्मोकी मीन्स धूल टाइप की आपको उड़ती हुई दिखाई देती है। जबकि हमारी अगर हल्की सी खिड़की खुली है, हमारा कोई अगर कुछ होल रहेगा कमरा और कमरा बिल्कुल बंद है, उसमें लाइट वगैरह कुछ नहीं है, तो उस टाइम पे जो एक बीम ऑफ लाइट पड़ती है वहां पे हमें लगता है कि धूल जैसी उड़ रही है। अब वो धूल उड़ती है मुझे हमें दिखती है, वहां पे क्या होता है वो हमें दिखती है, उस टाइम पे क्या हो रहा है, ठीक है। उसको जब ये फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं कि स्मॉल होल से लाइट आ रही है तो एक स्मोकी फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, उसको हम बोल देते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट में क्या होता है वो दूसरा, ऑल्सो सर light be received on the side of the particle of medium through which the beam of light. इस फिनोमिना का तो हो गया, यहाँ तक का आंसर तो हमें पता चल कि the phenomenon is called Tyndall effect, ठीक है। अब पूछ रहा है also state the dependence of color of light we receive on the size of the particles, the medium through which the beam of light passes. कि कलर जो रिसीव हो रहा है हमें, साइज ऑफ द पार्टिकल जो हमें दिख रहा है उसका जो कलर हमें रिसीव, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो करेगा कि बीम ऑफ लाइट पे कि किस टाइप की बीम ऑफ लाइट एंटर कर रही है, डिपेंडेंस होगा, डिपेंडेंस होगा पहला तो बीम ऑफ लाइट पे, ठीक है। सेकेंड डिपेंडेंस होगा वेवलेंथ पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, पहला होगा बीम ऑफ लाइट पे, दूसरा आपका होगा कितनी बीम की लाइट आ रही है, दूसरा होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। अब देखिए जो छोटे पार्टिकल्स हैं, जिस पार्टिकल्स का साइज क्या होगा स्मॉल होगा, वो लाइट हमें बिल्कुल ब्लूइश कलर की दिखती है। कौन सा कलर की दिखेगी हमें, ब्लूइश कलर की, ठीक है, ब्लूइश दिखेगी स्मॉल के लिए। और जहां पे
होंगे, लार्ज पार्टिकल्स होंगे, तो वो लाइट हमें दिखती है व्हाइट कलर की। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स होंगे तो ब्लूइश कलर की लाइट दिखेगी, जो कलर हमें ब्लूइश कलर फील होगा। जो अगर लार्ज पार्टिकल्स होंगे तो हमें कलर क्या होगा, व्हाइट कलर फील होगा। और डिपेंडेंस होगा बीम ऑफ लाइट पे एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, कितनी वेवलेंथ की लाइट है और कितने बीम की लाइट है, और फिनोमिना को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अगला क्वेश्चन, explain in brief the function of an electric fuse in a domestic circuit. An electric heater of current rating 3 kilogram watt, 220 volt. It is to be operated in an electric circuit of rating 5 ampere. What is likely to happen when the heater is switched on? Justify your answer with necessary calculation. कह रहा है कि जब हीटर ऑन है तो तब उस टाइम पे क्या होगा, तो हमें आंसर निकालना है, आंसर निकालेंगे। ठीक है, ओके। जब हीटर ऑन होगा तो जाहिर सी बात है उसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है, करंट फ्लो होगा तो वो निकालना है कितना करंट हमारा जा रहा है, वो हम निकालेंगे इससे। तो पहले तो जो 3 किलोग्राम वाट है उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप 1 यूनिट इज इक्वल 1000 किलोग्राम वाट, तो 3 किलोग्राम वाट को आप जब चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 3000। ठीक है, 3000 आ गया, तो इसको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमारा V दिया हुआ है 220, I हमें कितना दिया हुआ है, ये तो आपकी कितनी ही है, आपकी है पावर। ठीक है, ये आपका दे दिया। अब आपको I दिया हुआ है, आपको टू बी ऑपरेटेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ रेटिंग, अच्छा 5 एम्पियर उसकी रेटिंग है, तो हमें कहना है कि जब वो स्विच ऑन है तो उसमें कितना करंट जाएगा वो हमें निकालना है। तो फ्यूज का जो फंक्शन होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो क्या होता है, फ्यूज का काम क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट डोमेस्टिक सर्किट में, कि कितना करंट जा रहा है, करंट का आना जाना जो भी देखना है वो फ्यूज ही देखना है आपका। ठीक है, अगर करंट अब फ्यूज का मैटर करती है वो कितना करंट, कितने एम्पियर करंट सहन कर सकता है या वो एग्जिस्ट कर सकता है। अगर ज्यादा, उससे ज्यादा जितने उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर करंट आ रहा है तो फ्यूज हो जाएगा। अब फ्यूज क्या करता है, वो बाकी जो डोमेस्टिक सर्किट है उससे बचाता है, क्योंकि हर किसी का फ्यूज क्या अलग अलग है। अब मेन फ्यूज, एक तो हमारा मेन फ्यूज लगा रहता है। ठीक है, जैसे अगर लाइट आएगी तो वहीं पे वो बाकी के जो सर्किट आपका अंदर का जो होम्स के सर्किट है बाकी उसको बचा देगा, वो फ्यूज वहां पे खराब हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूज क्या करता है, वो पूरे सर्किट को बचाने का, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे अगर लाइट ब्रेक, तो फ्यूज का काम है, अगर लाइट एकदम से पावर ज्यादा आ गई है, ज्यादा एम्पियर की लाइट आई है तो फ्यूज खराब होगा, आपका जो बाकी डोमेस्टिक सर्किट है वो बच जाएगा, वो सेफ रहेगा। तो आंसर निकालते हैं इसका। ठीक है, रेटिंग दी है, आई हमें खुद निकालना पड़ेगा, तो आई निकाल लो इधर, P/V ये फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेशन बहुत टाइम करते हैं। तो आई निकालना है, तो ये आपका आएगा तो ये लगभग आपका आएगा 13 एम्पियर। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये लगभग आपका आना चाहिए 13 एम्पियर। ठीक है, 13 एक बार कुछ पॉइंट में इसका आंसर आएगा, लगभग इतना आना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज इन डोमेस्टिक सर्किट, इलेक्ट्रिक फ्यूज का करता है पूरे डोमेस्टिक सर्किट को बचाने का काम करेगा। फ्यूज लगा हुआ तो बाकी जो सर्किट है हमारा वो सेफ रह जाएगा, एंड बाकी जो आपकी कैलकुलेशन है जो इतना करंट हमारा 13 एम्पियर का कुछ करंट ऑपरेट होगा जब हम हीटर को ऑन करेंगे तो इतनी करंट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज state Ohm's law, write formula of equivalent resistance Rp of parallel combination of three resistors of value R1, R2 and R3। तो Ohm's law हमें लिखना है, ये हमें पता है। Ohm's law क्या होता है, Ohm's law में होता है कि potential difference directly proportional to the I, करेक्ट। तो V proportional I, ये हमारा दिया हुआ है Ohm's law,
बी प्रोपोर्शनल, जहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ये तो हमारा हो गया ओम्स लॉ। फिर राइट फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमें फॉर्मूला लिखना है। इट इज वेरी सिंपल, Rp इज इक्वल टू, Rp में पैरेलल इन रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। Rp का मतलब कंफ्यूजन होगा रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये आपका आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आ जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया, पहला आपका हो गया है। सेकंड पूछ रहा है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर्स। इसमें हमें रेजिस्टेंस निकालना, ये और जो ये आपके हैं, ठीक है, ये आपके हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में और ये आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अब इसको ले लीजिए, पहले तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को 1/R प्लस 1/R, ठीक है, 1/R1 R2 आप जो लिखते हैं आप यूज, तो 1/R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, R स्क्वायर। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो R स्क्वायर, तो R से R कैंसिल हो गया, आपका आ जाएगा 2/R। अब जब सीरीज में हमें जोड़ना तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, R रेसिप्रोकल में डैश दे दो, तो उल्टा कर देंगे हम R/2। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं R, तो आप इसको रखिए R डैश प्लस RS ले लीजिए, RS आपका R है, R/2 प्लस R। आंसर क्या आना चाहिए, टू R 3R/2। ये आपका आंसर आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का। ये आपका आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, R/2 आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकल कर दिया। और तो रेसिस्टेंस, फॉलो में रेसिस्टेंस निकालना, इन दोनों रेसिस्टेंस आपका आना है R/2, इसका आपका आएगा टोटल R/2 उसका करके फिर आपका जाएगा 3R/2। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका पैरेलल सीरीज में। सीरीज का आपको फॉर्मूला पता है, आपको R1 R सीरीज के लिए फॉर्मूला यूज करते हो, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये आपका पैरेलल का फॉर्मूला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज बहुत जल्द हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।